ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। हमने ऊपर बोला डार्विन ने की जो वेरिएशन है दैट वर ड्यू टू, डार्विन ने जो वेरिएशन को एक्सप्लेन किया दैट वर ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। सो व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन, सिलेक्शन पहले हम सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है? सिलेक्शन इज द कॉम्पोजिट ऑफ ऑल द फोर्सेस that cause differential survival and differential reproduction among genetic variants. अलग अलग वेरिएंट हैं बिकॉज उनके अंदर कुछ ऐसे फोर्सेस हमने दिए, बहुत सारे हमने उनको फोर्सेस दिए, जिन फोर्सेस की वजह से क्या हुआ, ये फोर्सेस की वजह से एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल हुआ और उसी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन हुआ, इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। कुछ ऐसे फोर्सेस जिसकी वजह से एक टाइप ऑफ वेरिएशन है, ये 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कुछ ऐसा फोर्स दिया गया बाहर से जिसकी वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म था वो सरवाइव हुआ तो वो रिप्रोड्यूस भी करेगा। सो सारे वो फोर्सेस जिसकी वजह से एक डिफरेंशियल सर्वाइवल, मतलब एक स्पेसिफिक स्पीशीज का सर्वाइवल हुआ और उसी का रिप्रोडक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। जैसे हम अगर बोले कि हमें गेट का एग्जाम क्लियर करना है, so there are many forces from outside our body which drive us. Like मेरा बाहर से मेरा दोस्त बोल रहा है चल घूमने चलते हैं, this is the one force जो मुझे मेरे गोल से डेविएट कर रहा है। दूसरा फोर्स है लाइक कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए मैं कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने क्लासेस चलाई हुई है बट मैं कुछ सुन नहीं रहा हूँ, तो दैट इज ऑल्सो डेविएटिंग मी। तो मेरा एट द एंड जो गोल था, जो सर्वाइवल, मतलब जो मेरे को गेट एग्जाम क्लियर करना था, मैं उससे दूर जाती जा रही हूँ। तो जो स्टूडेंट एक अलग अलग फोर्सेस जिसकी वजह से वो गेट की तरफ चला गया, उन सब फोर्सेस आर अ काइंड ऑफ सिलेक्शन के क्राइटेरिया है कि सिलेक्शन उसका होगा जो पढ़ भी रहा है अच्छे से, जो हार्ड वर्क भी कर रहा है, जो स्मार्ट वर्क भी कर रहा है, जो बाहर के जो हमारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनसे भी दूर है, और जो टाइम पे पढ़ भी रहा है, डाउट्स भी पूछ रहा है, उस बंदे का सिलेक्शन होगा। सो सिलेक्शन इज गवर्न्ड बाय वेरियस सोर्सेस फ्रॉम आउटसाइड, और उन सोर्सेस की वजह से एक स्पेसिफिक स्पीशीज सर्वाइव करेगी तो वही रिप्रोड्यूस करेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। और जब ये सिलेक्शन, ये जो मेरे एजेंसीज हैं, मतलब जो फोर्सेस हैं, आर नॉट दोज ऑफ ह्यूमन चॉइस, अगर ये जो फोर्सेस आ रहे हैं ये ह्यूमन चॉइस के नहीं है, ये जो फोर्सेस हैं, हमने बोला फोर्सेस आ रहे हैं कुछ जिसको हम सिलेक्शन का क्राइटेरिया बोलेंगे, वो फोर्सेस अगर ह्यूमन इंड्यूस नहीं है, वी विल कॉल दिस नेचुरल सिलेक्शन। If they are human induced, we will not call this natural selection. समझ आया सिलेक्शन एंड नेचुरल सिलेक्शन का मीनिंग? Selection is a composite of all the forces that causes differential survival and differential reproduction among genetic variants. कुछ variations है, उसके बीच में से कुछ forces हम दे रहे हैं उन्हें बाहर से, जिस फोर्सेस की वजह से एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है और वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। और जब ये फोर्सेस ह्यूमन इंड्यूस नहीं है, इफ दे आर नॉट ह्यूमन इंड्यूस, वी विल कॉल इट नेचुरल सिलेक्शन। इज दिस मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, natural selection, clear to everyone or not? Is it clear to everyone or not? Clear. अभी हमें देखिए व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कैसे पता चला नेचुरल सिलेक्शन होता है। फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इट स्टार्टेड इन पेपर्ड मॉथ जिसका नाम है बिस्टन बेटुलेरिया। प्रायर टू 1800 जो टिपिकल मॉथ स्पीशीज थे वो लाइट कलर के थे, लेकिन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेस जो थे उन्होंने डार्कन कर दिया ट्री ट्रंक को, जिसकी वजह से क्या हुआ, लाइट कलर स्पीशीज बिकेम vulnerable to predators and the other ones which are dark in color they eventually grow up. ये समझ आया सबको? Is this concept clear to everyone of industrial melanism? Is this concept clear to everyone? Is it clear or not?
ठीक है, देन नेक्स्ट एक और एविडेंस है जिसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बट ये एक लाइन में बताऊंगी। एवोल्यूशन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट HIV। HIV एक टाइप ऑफ वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, which lead to a disease which is called as AIDS। एड्स एक डिजीज होती है जो HIV वायरस की वजह से होती है। उसके लिए एक मेडिसिन थी 3TC which is called as lemivudine। lemivudine इसका नाम था। अभी क्या करता है 3TC, क्या था 3TC का मीनिंग है हमारा बॉडी में, बेसिक हमने डिस्कस किया था, प्रोटीन से, फैट से और न्यूक्लिक एसिड से। जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो किस चीज के बने हैं? व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ? न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं। माय न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? एक शुगर होता है प्लस एक बेस होता है। एक बेस एक होता है जिसको एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन बोलते हैं, प्लस फॉस्फेट। ये तीनों चीजें मिला के न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और ये न्यूक्लियोटाइड क्या बनाता है? व्हाट डज दिस न्यूक्लियोटाइड मेक? इट विल मेक अ DNA और माय RNA। हमारी बॉडी में DNA एग्जिस्ट करता है जो रिप्रोडक्शन के लिए काम करता है, बट वायरसेस में नॉर्मली इट इज RNA, दे आर RNA इन नेचर। तो DNA और RNA बेसिक यूनिट है जिसकी वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। हम हमारे पेरेंट्स से आए, कैसे आए? एक स्पर्म एक ओवम से मीट करा जिसकी वजह से हम बने। जो स्पर्म था, जो ओवम था, उसके अंदर DNA था। DNA वॉज अ बेसिक यूनिट जो ट्रांसमिट होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अगर हम RNA की, अगर हम वायरसेस की बात करेंगे तो वायरसेस की जो जेनेटिक ट्रांसमिटेंस यूनिट है, इट कैन बी द DNA और RNA। बट ह्यूमन बीइंग की जो ट्रांसमिटिंग यूनिट है दैट इज अ DNA। तो अगर मेरा DNA ठीक होगा तभी मैं दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करा पाऊंगी। अगर मेरा DNA खराब हो गया, आई कैन नॉट मेक अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है, HIV के ट्रीटमेंट के लिए एक मेडिसिन आई 3TC लेमिवुडीन। इसके अंदर क्या था? जो मेरा DNA था, DNA के अंदर होता है बेस प्लस शुगर प्लस माय फॉस्फेट। जो बेस होता है ना, बेस उसके दो टाइप होते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। उसमें से एक बेस होता है साइटोसिन। साइटोसिन इज द वन काइंड ऑफ बेस। तो अगर मैं किसी तरीके से इस साइटोसिन को हटा दूं तो क्या मेरा DNA बन पाएगा? इज इट पॉसिबल टू मेक माय DNA? अगर मैं साइटोसिन को हटा दूं, एक बेस को ही मैंने हटा दिया, बेसिक यूनिट को हटा दिया, तो क्या मैं DNA बना पाऊंगी? इज इट पॉसिबल और नॉट? नो। DNA नहीं बनेगा तो क्या मेरा नंबर इंक्रीज हो पाएगा? क्या मैं अपने से दूसरा ऑर्गेनिज्म बना पाऊंगी? नहीं बना पाऊंगी, जिसकी वजह से फाइनली डेथ हो जाएगी उस ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो लेमिवुडीन एक काइंड ऑफ मेडिसिन है जिसका बेसिक जो कॉम्पोजिशन है ना, इट रिप्रेजेंट अ साइटोसिन। साइटोसिन जैसा दिखता है ये। जब साइटोसिन जैसा दिखता है ना, तो क्या होता है, जब DNA बन रहा होता है तो हमारा DNA कंफ्यूज हो जाता है। वो साइटोसिन को उठाने की बजाय लेमिवुडीन को अपने DNA में डाल देता है। अब लेमिवुडीन तो गलत चीज है, गलत चीज DNA में बन गई, तो वो अपना नंबर इंक्रीज नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से HIV वायरस किल हो जाएगा। दिस इज अ मैकेनिज्म कैसे कैसे लेमिवुडीन किल करती है। इट इज अ न्यूक्लियोसाइड का एनालॉग है। न्यूक्लियोसाइड का इनहिबिटर है। न्यूक्लियोसाइड कौन सा? सी रिप्रेजेंट साइटोसिन। तो क्या हुआ, जब ये मेडिसिन आई लेमिवुडीन, तो क्या हुआ, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि कुछ टाइम बाद ना जो वायरसेस हैं वो इस मेडिसिन से किल ही नहीं हो रहे। तो उन्होंने क्या देखा कि ऐसा क्यों हुआ, ये मेडिसिन वर्क ही नहीं कर रही। क्यों नहीं वर्क कर रही? उन्होंने कहीं से पूरा सैंपल्स लिए, इन्वायरमेंटल सैंपल्स लिए। उन्होंने कहा कि इट वाज ऑब्जर्व कि इन्वायरमेंट में, मेरे इन्वायरमेंट में ये 3TC पता नहीं कहीं से आ गया है। इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके से 3TC आ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो वायरस 3TC को के टुवर्ड्स रेजिस्टेंट हो गया। तभी हम लोग बोलते हैं कि कभी कोई मेडिसिन, कभी कोई एंटीबायोटिक को बहुत ज्यादा मत यूज करो। क्यों मत यूज करो? क्योंकि हमारी बॉडी को जो हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं जो रेयर होते हैं,
जो उस मेडिसिन से बच जाते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो स्पीशीज का नंबर इंक्रीज हो जाएगा जो उससे बच जाते हैं। तो जब एनवायरमेंट में हर जगह सीटीसी था, हर जगह सीटीसी था, तो क्या हुआ, नॉर्मल एचआईवी वायरस किल होने शुरू हो गए। लेकिन जो रेयर वाले थे, जिनके अंदर रेजिस्टेंट थी टूवर्ड्स दिस वैक्सीन, दिस मेडिसिन, वो उन्होंने अपना नंबर बढ़ा लिया। अब वो तो रेजिस्टेड है इसकी तरफ, तो हमारी बॉडी में तो एक्शन देंगे नहीं। So this is one of the other example of my natural selection कि नेचर में किसी तरीके से ये चीज आने की वजह से ड्रग रेजिस्टेंट एचआईवी का नंबर इंक्रीज हो गया। So this is another example of my natural selection कि नेचर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये जो ड्रग है इसका नंबर मेरा नेचर में आया, जिसकी वजह से एचआईवी रेजिस्टेंट वायरसेस बन गए। So these are the two evidences जिससे मुझे पता चला there is a concept which exists which is called as natural selection. अच्छे से आपको जो पढ़ना है that is the industrial mechanism, but if anyhow they will ask you कि 3TC लेमिबुडिन या ड्रग रेजिस्टेंट एचआईवी वायरस से किसके बारे में पता चला, तो पता होना चाहिए it is due to it is the factor which has caused the natural selection. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone or not? Is it clear or not? Clear or not? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट रिप्लाई करो। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है मोड्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने सिलेक्ट करा, अब नेचर सिलेक्ट किस तरीके से करती है। यूजुअली इट इज ऑब्जर्व कि कोई भी चीज, किसी भी हम फैक्टर की बात करेंगे तो उसका फिनोटाइपिक होता है कि रेड कलर, ग्रीन ब्लैक कलर की आईज के भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग ब्राउन कलर आईज की हैं, कुछ लोग ब्लू कलर आईज की हैं। तो अगर मैं उसका फ्रीक्वेंसी वर्सेस फिनोटाइप का ग्राफ बनाऊं, कि फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ पीपल इन दैट कैटेगरी, नंबर ऑफ पीपल विद ब्लैक कलर, number of black color eyes, number of people with light blue color eyes, number of people with brown color eyes, that is the frequency. किसी चीज का फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है what is the number of that thing. हमने y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लिखा और x एक्सिस हमने फिनोटाइप टाइप लिखी कि ये ब्लैक कलर, ये ब्राउन कलर, इधर दूसरा कलर, ऐसे से करके जब भी मैं किसी भी चीज का फिनोटाइप का ग्राफ बनाती हूँ, आई यूजुअली ऑब्जर्व अ बेल शेप्ड कर्व। ऐसे ही जो मेरा कलर होता है, कलर लाइक एल्बिनो रैट्स, डार्क कलर के जो लोग हैं वो बिल्कुल ब्राउन कलर के हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर के हैं, कुछ ब्राउन थोड़े से ब्राउनिश हैं, कुछ नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, कुछ बिल्कुल ही लाइट कलर के हैं। तो जब भी मैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस फिनोटाइप का मीनिंग होता है किस तरीके से मुझे वो ट्रेट दिख रहा है। लाइक अगर मैं ये बोलूं बड़ा, टॉल मुझे कितने लोग दिख रहे हैं, सो टॉल इज अ काइंड ऑफ फिनोटाइप। फिनोटाइप का मीनिंग होता है वो ट्रेट मुझे कैसा दिख रहा है। ट्रेट बोल सकती हूँ मैं कि हाइट कैसी है, हाइट इज अ ट्रेट, हाइट छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, मीडियम हाइट हो सकती है। या फिर मैं बोलूं मेरी आंखों का कलर किस कलर का दिख रहा है, वो ब्लैक कलर दिख सकता है, ब्राउन कलर दिख सकता है, ब्लू कलर दिख सकता है। तो दीज आर द फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है किस तरीके से एक ट्रेट मुझे दिख रहा है। वो ट्रेट हाइट, वेट, आईज कलर कुछ भी हो सकता है, वो ट्रेट मुझे किस तरीके से दिख रहा है इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। उसमें हम जेनेटिक लेवल पे बात नहीं करते, we just talk about how we are looking towards it, हमें कैसा वो दिख रहा है, that is phenotype. phenotype में कहीं कोई जीन्स का रिलेशनशिप नहीं होता। तो जब भी मैं किसी फिनोटाइप और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन कह सकते हो, फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, तो मैं अगर किसी भी फिनोटाइप का वर्सेस उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ पीपल इन दैट कैटेगरी में ग्राफ बनाती हूँ, सो आई इन the normal condition I observed a bell shaped curve. बेल शेप कर्व मुझे मिलता है कि कुछ एक फिनोटाइप होगा जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, किसी को याद है, मोड बोलते हैं हम। इस
पॉइंट को हम बोलेंगे मोड। जिस फैक्टर पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड एज मोड। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज मोड। मोड पता है सबको, व्हाट इज मोड, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज मीन। मीन होता है सबका एवरेज निकाल दो, एवरेज कर देते हैं हम, दैट इज मीन। और मोड होता है किसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इस पॉइंट की, मतलब दिस, ये पॉइंट पर जो है ना, ये पॉइंट मेरा मोड रिप्रेजेंट करेगा। तो बेल शेप्ड कर्व आता है मेरा फिनोटाइपिक वर्सेस माय फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बेल शेप्ड कर्व? क्या बोलते हैं बेल शेप कर्व का दूसरा नाम, किसी को याद है? एनीवन रिमेंबर व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बेल शेप कर्व? बेल शेप कर्व को और क्या बोल सकते हैं? सिमेट्रिक और बताओ बेल शेप कर्व और क्या बोल सकते हैं? सब लोग, काफी लोगों ने स्टार्ट पढ़ा है। यस, इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट स्क्यूटली, वी विल कॉल इट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। So bell shaped curve or normal distribution or my symmetric curve are the same thing. So जब भी मैं phenotypic versus frequency का plot बनाऊंगी, in the normal condition it will represent a bell shaped curve. Bell shaped curve का मतलब है left side पे जितना डेटा है उतना ही राइट साइड पे डेटा है, that's why it is called as symmetric. और इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसका मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होता है इन केस ऑफ माय बेल शेप्ड कर्व। तो जब नॉर्मली हम बात करेंगे कर्व होता है ऐसा ऐसा, लेकिन अगर नेचर ने किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करा तो क्या ये कर्व ऐसा ही रहेगा? हो सकता है नेचर यहाँ वाले ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर ले तो इनका नंबर बढ़ सकता है, हो सकता है नेचर यहाँ वाले ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर ले तो इनका नंबर बढ़ सकता है, हो सकता है नेचर ये जो सबसे ज्यादा है उनको सिलेक्ट ना करे लेकिन साइड वालों को सिलेक्ट कर दे तो साइड वालों का नंबर बढ़ सकता है। प्रोबेबिलिटी होगी ना, हमने बोला नेचर सिलेक्ट करता है, देयर एक्सिस्ट अ वेरिएशन बिटवीन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में वेरिएशन होने का मीनिंग क्या है कि नेचर किसी ना किसी स्पेसिफिक ट्रेट को सिलेक्ट करेगा। तो जब कुछ भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ, माय कर्व वुड बी बेल शेप कर्व और सिमेट्रिक कर्व। लेकिन अगर नेचुरल सिलेक्शन होगा तो देयर आर 3 प्रोबेबिलिटीज, 3 चीजें हो सकती हैं। One is called as directional selection, other one is called as stabilizing selection, and third one is known as disruptive selection. So modes of natural selection क्या हुए? Direction, stabilizing and disruptive. इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर ऐसा हो जाए कि अगर ऐसा हो जाए कि नेचर से ये जो लेफ्ट साइड पे लोग है ना उन्हीं को सिलेक्ट कर रही है तो क्या होगा? मेरा कर्व लेफ्ट की तरफ खिसक जाएगा। ऐसा हो सकता है कि नेचर इन राइट वाले साइड के लोगों को सिलेक्ट कर दे तो मेरा कर्व ऐसे इस डायरेक्शन में खिंच जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल, कि एक डायरेक्शन में चला गया कर्व। दिस जो पहला वाला जिसने लेफ्ट साइड वालों को सिलेक्ट करा, इट विल बी कॉल्ड एज लेफ्ट स्क्यूड कर्व। लेकिन जो राइट साइड वालों को सिलेक्ट करा दैट वुड बी कॉल्ड एज राइट स्क्यूड कर्व। सो डायरेक्शनल सिलेक्शन इज समथिंग जिसमें एक डायरेक्शन में कर्व शिफ्ट होगा, इधर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। कर्व का सेम है, फ्रीक्वेंसी जो टॉप मोस्ट जो पॉइंट है वो सबका सेम है, बट कर्व या लेफ्ट साइड चला जाएगा या राइट साइड चला जाएगा, बट वो मिड में नहीं रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल। डायरेक्शन एक डायरेक्शन में, इधर राइट और लेफ्ट। ये समझ आया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज डायरेक्शनल selection? Is it clear to everyone or not? Is directional is clear to everyone or not? Why only 2-3 students are replying? I guess there are 18 students sitting in a class. सिर्फ एक दो को समझ आ रहा है, जिसको समझ नहीं आ रहा ask your doubts.
ठीक है, सो इट इज डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन वाला सिलेक्ट हुआ। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का मीनिंग ये होता है, अभी नॉर्मल केस में सबसे स्टेबल कौन सी है पॉपुलेशन, ये पॉइंट सबसे स्टेबल है, ये पॉइंट सबसे स्टेबल है, या लास्ट वाला पॉइंट सबसे स्टेबल है। सबसे स्टेबल वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, जो सबसे ज्यादा नंबर होगा मतलब वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्टेबलाइजिंग में क्या होगा, जो ऑलरेडी स्टेबल है उनका नंबर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये जो स्टेबल वाले लोग थे उनका नंबर और ज्यादा इंक्रीज हो गया और साइड वालों का और कम हो गया। दिस इज कॉल्ड एज स्टेबलाइजिंग, कि जो स्टेबल था, ऑलरेडी स्टेबल था, उसी का नंबर और बढ़ गया, मतलब वो और ज्यादा स्टेबल हो गया और बाकियों का नंबर कम हो गया। दिस इज कॉल्ड एज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग मतलब जो स्टेबल है उनका नंबर और बढ़ा दो, उनको और स्टेबल बना दो, मतलब मिड पॉइंट और ऊपर चला जाएगा। ये थोड़ा सा कर्व टेढ़ा बना है, बट इट इज नॉट स्लांटिंग, इट इज लाइक दिस ओनली। बट पहले ऐसा छोटा, जिसकी हाइट थोड़ी कम थी, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम थी, बट अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड एज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। एंड थर्ड वन इज डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन का मीनिंग क्या है, कि जो सबसे स्टेबल था ना, अब वो सबसे डिस्टेबलाइज हो जाएगा और साइड वाले ये और ये जो कम स्टेबल थे दे विल बिकम मोर स्टेबल। तो ये इधर इनका नंबर बढ़ा, जो स्टेबल थे उनका नंबर डिक्रीज हो गया और साइड वालों का दोबारा इंक्रीज हो गया। तो डिसरप्टिव मतलब बीच में डिसरप्शन आ गया, मतलब बीच में कुछ डिक्रीज हो गया। तो डिसरप्टिव वुड बी द वन जिसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों का नंबर इंक्रीज होगा और जो बीच वाला है जो स्टेबल है उसका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग एंड डिसरप्टिव। Is the difference between three clear to everyone? Is this difference clear to everyone or not? Clear. Okay. So this is about natural selection and what all are the modes of natural selection. ये हमने पढ़ लिया. We have covered the theory of origin of life. We have covered the theory of evolution. Then we have covered the natural selection. Next come the concept of pattern of evolution. किस तरीके से evolution का pattern देखने को मिलता है, मतलब हमें पढ़ने हैं किस तरीके से, मतलब एक स्पीशीज था उससे बहुत सारे स्पीशीज बन गए, या बहुत सारे स्पीशीज थे और सब एक के टूवर्ड्स चले गए। These are all called as pattern. या दोनों स्पीशीज पैरेलली अपना नंबर बढ़ा रही हैं, ये होता है पैटर्न, किस तरीके से एवोल्यूशन हो रहा है। So usually we have to study the 5 different kind of patterns, जिसमें से दो बहुत similar हैं. So we will discuss it one by one. First is called as divergent evolution. Diverge करना, diverge मतलब अलग अलग चले जाना, is divergent. Convergent अगर कोई बोलेगा तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट अलग अलग चले जाना, डाइवर्ज हो गए, दो लोग थे, दोनों लोग स्टार्ट हुए, दो लोग थे, दो लोग दोस्त थे, दोनों लोगों ने मेडिकल लिया था, बट क्या हुआ, मेडिकल अभी वो दोनों सेम पॉइंट पे, दोनों 11th 12th में सेम क्लास में, बट क्या हुआ, एक स्टूडेंट ने अपना पाथ टूवर्ड्स चूज कर लिया कि मैं एमबीबीएस करूंगा, दूसरे ने अपना पाथ चूज कर लिया कि मैंने इंजीनियरिंग ले ली, तीसरे ने अपना पाथ चूज कर लिया कि मुझे तो साइंस में रहना ही नहीं है, आई विल डू आईएएस। सो दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट, कि सेम जगह से चालू हुए बट अपने अपने पाथ उन्होंने अलग कर लिए, दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट। Whereas convergent is the one जब सारे अलग अलग आए, एक साइंस का स्टूडेंट था, एक कॉमर्स का स्टूडेंट था, एक आर्ट्स का स्टूडेंट था, एक फैशन डिजाइनिंग का स्टूडेंट था, चारों अलग अलग स्ट्रीम से थे, they have started from a different point but they have all converged towards the one destination which is IS. So this is convergent, कि बाद में दे मिल जाना, शुरू से साथ थे लेकिन बाद में अलग हो गए, इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट।
सो बेसिक डिफरेंस इतना है। अब अगर हम थोड़ा सा दैट इज काइंड ऑफ लाइक डिफरेंट, नॉट रिलेटेड टू एवोल्यूशन वाला एग्जांपल नहीं था, बट अभी अगर हम इसको देखें, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का दूसरा नाम होता है होमोलॉगी, और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का दूसरा नाम होता है एनालॉगी। एनालॉगी, homology and analogy. Homology is the name for divergent evolution, whereas analogy is the name for convergent evolution. Next point आता है कि divergent में सबके जो ancestor थे, they were common ancestors. सबके सब common ancestor से start हुए. Their origin is same. Their ancestor is same. But उन्होंने अपना पार्ट डाइवर्ज कर लिया, जिसकी वजह से अब पार्ट डाइवर्ज कर लिया तो सबके जो फंक्शंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे। साइंस एमबीबीएस डॉक्टर कुछ और काम करेगा, उसका उनका फंक्शन कुछ और है, एक मेडिकल स्टूडेंट का फंक्शन कुछ और है, एक आईएएस का फंक्शन कुछ और है। They have started from a same origin, they all have a same common ancestor, but their path changes, जिसकी वजह से उनका फंक्शन चेंज हो गया। दिस इज अबाउट डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट के बारे में ये बात करेंगे। कन्वर्जेंट में क्या हुआ, उनका एंसेस्टर्स अलग थे, उनका जो ओरिजिन था वो अलग था, बट दे हैव एंडेड अप विद द सेम फंक्शन। उनका काम, सारे आईएएस बन गए तो सब आईएएस का काम सेम है, so they ended up with the same function. Is this concept clear to everyone? Is this concept clear to everyone or not? Is it clear? Okay, it is clear. ठीक है, अब हम थोड़ा सा definition पढ़ लेते हैं। Divergent evolution is a process in which two or more related species. Why related? Because they have a common ancestor. Two or more related species become more and more dissimilar. दो या दो से ज्यादा स्पीशीज थी जो रिलेटेड थी, मीन्स उनका कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन था, मीन्स कहीं ना कहीं दे हैव अ कॉमन ओरिजिन और दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर, बट दे बिकम मोर एंड मोर डिसिमिलर। कैसे डिफरेंस आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। Similarity is due to the common origin. They have all evolved. Just I will take this example later. They have all evolved from a common ancestor. Even though they are superficial, even though they are superficially different, but they are developmentally related. Why developmentally related? Because they have started from a same origin. So बाहर दिखने में मतलब उनका जो फंक्शन है, जो वो काम कर रहे हैं, वो डिफरेंट है सबका। सबका सुपरफिशियल वर्क, मतलब मैं जो काम कर रही हूँ या जो दूसरा बंदा काम कर रहा है, उनका सुपरफिशियल वर्क डिफरेंट है, but developmentally, because we have originated from a same ancestor, that's why we are developmentally related. इसके एग्जाम्पल्स में क्या होता है? Wings of a birds and forelimbs of a bat. दोनों के उनके जो forelimbs हैं bat के, bats and birds are somewhere related to one another. ठीक है, उनके जो wings हैं और जो forelimbs हैं वो एक ही हाथ जैसे ही बनने चालू हुए थे, उनका कॉमन जो एंसेस्टर था वो सेम था, बट जो बर्ड्स के विंग्स हैं वो उनको हेल्प करते हैं उड़ने में, लेकिन जो बैट्स के फोरलिम्स हैं दे आर हेल्पिंग देम कि अगर उन्हें चलना है तो उसके लिए उनको हेल्प करेंगे। सो देयर फंक्शन बिकम डिफरेंट बट दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सेम स्पीशीज। एक और एग्जांपल होता है विच इज कॉल्ड एज डार्विन फिंचेस। एक था गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड, एक आइलैंड था, यहाँ पे डार्विन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम दिया गया डार्विन फिंचेस। एक स्पेसिफिक स्पीशीज थी, एक स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ बर्ड थी। उन्होंने क्या किया, वो बर्ड्स किसी भी रीजन की वजह से ये एक स्पेसिफिक स्पीशीज सब सेम दिखती थी, किसी भी रीजन की वजह से कुछ इस पहाड़ की इधर चली गई, कुछ पहाड़ की उधर चली गई, कुछ पहाड़ पर ही रह गई। तो क्या हुआ, उन सबको हर जगह पे अलग अलग टाइप का खाना है, कहीं पे बड़े बड़े पेड़ हैं, कहीं पे छोटी छोटी ग्रासेस हैं, हर जगह पे अलग अलग खाना है। तीनों स्पीशीज सेम थी, तीनों के एंसेस्टर्स सेम थे, बट क्या हुआ,
इसकी वजह से क्या हुआ, जब वो अलग थोड़ा सा अलग अलग इन्वायरमेंट में चले गए, कुछ स्पीशीज जो थी वो चली गई, उनको उनको कैसा मिला, उनको खाना मिल गया ग्राउंड लेवल पे, उनको ग्रासेस मिल गए। तो उनको हमने बोलते हैं ग्राउंड फिंचेस। उनके जो दांत है वो इतने वेल डेवलप नहीं हुए कि वो बड़े बड़े, या उनकी जो गर्दन है वो इतनी डेवलप नहीं हुई कि वो ऊपर ऊपर तक खा पाए। दूसरी स्पीशीज ऐसी जगह पे गई जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रीज थे और ग्रासेस थी ही नहीं, तो उनको अपनी लेंथ बड़ी करनी पड़ी ताकि उनको खाना मिले। दिस इज अ ट्री फिंचेस। थर्ड वन इज अ वार्बलर फिंचेस। कुछ स्पीशीज ऐसी थी जिनको ना पेड़ मिले ना पौधे मिले, लेकिन उनको स्टोन्स पे पड़ा हुआ कुछ मटेरियल मिला, तो उनको अपने जो दांत थे, जो बीक थी, उनको अपनी फॉर्म थोड़ी सी ऐसी करनी पड़ी जो शार्प चीजों को भी चबा सके। तो उनका तीनों, जो डार्विन की जो फिंचेस थी जो गैलापागोस आइलैंड पे थी, तीनों का बीक का जो बीक थी वो तीनों की इनिशियली सेम थी, बट बिकॉज उनका इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो उन्होंने अपनी नीड्स, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उनकी नीड्स चेंज हुई, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव, दे हैव टू डू सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। फिटेस्ट वही सर्वाइव होगा जो कोई नया एक स्पेसिफिक फीचर्स अडॉप्ट कर लेगा, वही सर्वाइव होगा, बिकॉज खाना उसी को मिलेगा जो वहां का जो खाना है उस टाइप का अपना बॉडी स्ट्रक्चर कर लेगा। तो उन्होंने अपनी अलग अलग काइंड ऑफ बीक शेप्स कर ली। तो फाइनली वी विल कॉल इट अ डाइवर्जेंट टाइप ऑफ एवोल्यूशन, जिसके अंदर इनिशियली दे वर सेम, बट आफ्टर the evolution it changes into 3 different types. So that's why it is called as divergent evolution. ये concept clear हुआ सबको? The concept of divergent evolution is clear to everyone or not? Is it clear to everyone or not? ठीक है. Next comes convergent evolution, that we have already discussed. Convergent evolution is also called as analogy, and they function in the same way, but their origin is different. Similarity among unrelated organisms as a result of convergent evolution. Similarity unrelated organism है क्यों? Because their ancestor is different. So unrelated organism के बीच में कुछ similarity आई. What is that similarity? उनके function की similarity आई. किस वजह से उनमें similarity आई उसको हमने बोला convergent evolution की वजह से उनमें similarity आई. इसको हम बोलते हैं homoplasy. अब confuse मत होना. We have earlier discussed homology. Homology is the other name for divergent evolution, whereas homoplasy जो आता है वो आता है in terms of convergent evolution, कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में convergent evolution की वजह से जो similarity आई, we will call it homoplasy. So homology is different and homoplasy is different. Just remember it. कभी कभी हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों होमो टर्म देख के we do our question wrong. So इसके एग्जाम्पल देखिए. Wings of birds, bats, insects have same function of flying, but their ancestors lack the wings. उनके ancestors में wings नहीं थे, उनके ancestors के wings अलग टाइप के थे. Ancestral वो अलग थे, but जो उनके wings हैं वो तीनों के वो function सेम कर रहे हैं. सबके wings function कर रहे हैं as function कर रहे हैं flying का, लेकिन ancestors में या तो wings नहीं थे तो different थे. So this is the notation for my convergent evolution, and this is the notation for my divergent evolution. Is the difference between two clear to everyone? Convergent and divergent is clear or not? Is it clear or not? Okay, we will just have a break for 5 minutes and then we will again start with the class. Abhi it's 8:03. Sorry.